नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग हट में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं CHO एग्ज़ाम स्पेशल क्लासेस। और इस क्लास में ज़्यादा से जो लगभग क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं वो सारे के सारे गायनोकोलॉजी के हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नर्सिंग हट को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जो कि गायनो स्पेशल है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। और आपको बता दें कि जो CHO का एग्ज़ाम है वह निर्धारित हो चुका है। 19 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम की डेट है वह 19 फरवरी 2023 की आ चुकी है। और काफ़ी कम टाइम हमारे पास बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस है उनको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्लास को रेगुलर देखें, ज़रूर देखें। और जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे इनमें वही क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो कि पीछे जितने भी CHO के एग्ज़ाम है, चाहे वो कोई भी स्टेट का हो, उनमें से उठाकर आपके सामने जो क्वेश्चंस लाए जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि ज़्यादा डीप तो पूछा ही नहीं जाता, क्योंकि ये एक बेसिक जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो काम होता है वह सब सेंटर से रिलेटेड होता है। और बेसिक इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा इसके बारे में नहीं पूछा जाता। तो शुरुआत करते हैं आज के गाइनो स्पेशल सेशंस की। पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स कुल कितनी डायलेट होती है। यानी कंप्लीट डायलिटेशन में जो सर्विक्स होती है वह कुल कितनी डायलेट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 3 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। यानी इसमें मैक्सिमम पूछा गया है कि मैक्सिमम जो डायलिटेशन होता है सर्विक्स का वह कितना होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर जो सर्विक्स है वह डायलेट हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्लास को जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेलिंग ऑफ फिटल हेड इज प्रेजेंटिंग पार्ट इज कॉल्ड। यानी जो फिटल हेड के जो प्रेजेंटिंग पार्ट में जो स्वेलिंग होती है उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए सर्वाइकल ओस, ऑप्शन बी कैपुट सक्सीडेनम, ऑप्शन सी फंडल सक्सीडेनम या ऑप्शन डी हाइड्रोसक्सीडेनम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो जो फिटल हेड होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है उसको क्या बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैपुट सक्सीडेनम। कैपुट सक्सीडेनम बोला जाता है जो फिटल के हेड में जो स्वेलिंग हो जाती है डिलीवरी के दौरान, इसको कैपुट सक्सीडेनम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोनेटल अम्बिलिकल कॉर्ड सेप्सिस इज कॉल्ड। यानी जो नियोनेटल का जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसमें सेप्सिस या इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए पेम्फिगस नियोनेट्रम, ऑप्शन बी ओम्फेलाइटिस, ऑप्शन सी कैंडिडियासिस या ऑप्शन डी ओप्थेल्मिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है बेबी का उसमें इन्फ्लामेशन होना या इन्फेक्शन होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओम्फेलाइटिस। ओम्फेलाइटिस बोला जाता है जो अम्बिलिकल कॉर्ड में इन्फ्लामेशन होने को ओम्फेलाइटिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ यूट्रस अमंग द फॉलोइंग। यानी इनमें से पूछा गया है कि यूट्रस के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ऑप्शन ए बॉडी होती है, ऑप्शन बी इस्थमस होता है, ऑप्शन सी सर्विक्स होता है या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यूट्रस के पार्ट के बारे में पूछा गया है कि यूट्रस का पार्ट इनमें से कौन कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बॉडी भी इस यूट्रस का पार्ट है, इस्थमस भी यूट्रस का पार्ट और सर्विक्स भी यूट्रस का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट ट्रम यूट्रस वेट। यानी एट ट्रम जो होते हैं उस जो पीरियड होता है उसमें यूट्रस का वेट कितना हो जाता है।
टर्म प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का वेट कितना हो जाता है? ऑप्शन ए 200 से 300 ग्राम, ऑप्शन बी 400 से 500 ग्राम, ऑप्शन सी 600 से 700 ग्राम या ऑप्शन डी 900 से 1000 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एट टर्म यूट्रस का वेट कितना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 900 से 1000 ग्राम हो जाता है यूट्रस का वेट। यूट्रस का वेट 900 से 1000 ग्राम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड सप्लाई ऑफ द यूट्रस इज बाय, यानी यूट्रस को ब्लड सप्लाई किसके द्वारा मिलती है? ऑप्शन ए ओवेरियन आर्टरी, ऑप्शन बी यूटेराइन आर्टरी, ऑप्शन सी दोनों से बूथ या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जो ब्लड सप्लाई होती है यूट्रस को वह किसके द्वारा मिलती है? इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस क्लास में इंक्लूड किए गए हैं, तो क्लास को ज़रूर देखें और साथ साथ में नोट्स बनाते रहें ताकि CHO एग्ज़ाम में आने पर आप इसको 1 से 2 बार रिपीट कर सके पढ़कर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बूथ, यानी जो ब्लड सप्लाई होती है यूट्रस को वह ओवेरियन आर्टरी भी करती है और यूटेराइन आर्टरी भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइज्ड ओवम रीच द यूट्रस, यानी जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वह यूट्रस में कब पहुंच जाता है? ऑप्शन ए 3 से 4 दिन में, ऑप्शन बी 6 से 8 दिन में, ऑप्शन सी 10 से 12 दिन में या ऑप्शन डी 12 से 14 दिन में। जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वह यूट्रस में कब पहुंच जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 से 4 दिन में जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वह यूट्रस में पहुंच जाता है। 3 से 4 दिन में जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वह यूट्रस में पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजाइनल पीएच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइनल जो पीएच होती है वह किस टाइप की होती है? ऑप्शन ए एसिडिक होती है, ऑप्शन बी बेसिक होती है, ऑप्शन सी न्यूट्रल होती है या ऑप्शन डी एल्केलाइन नेचर की होती है। वेजाइनल पीएच के बारे में पूछा गया है कि किस नेचर की होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एसिडिक नेचर की होती है। वेजाइनल लगभग एसिडिक नेचर की होती है। तो जो एल्केलाइन है वह जो मेनोपॉज होता है उसके बाद, मेनोपॉज के बाद जो वेजाइना का नेचर हो जाता है वह एल्केलाइन नेचर की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द प्लासेंटा इज, यानी जो प्लासेंटा की आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए कोरियन, ऑप्शन बी एमनियन, ऑप्शन सी कोर्डिलेडन्स, ऑप्शन डी यॉर्क साक। यानी जो प्लासेंटा होता है उसकी जो बाहर की जो लेयर होती है वह कौन सी होती है? एम कोरियन होती है या एमनियन या कोर्डिलिडेंस? ऑप्शन डी दे रखा है यॉर्क साक। आउटर मोस्ट लेयर के बारे में पूछा गया है और एग्जाम में आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोरियन। जो कोरियन होता है वह जो प्लासेंटा की आउटर मोस्ट लेयर होती है और जो एमनियन होता है वह इनर मोस्ट लेयर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्थोलिन ग्लैंड इज फाउंड इन, बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है वह किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए सर्विक्स में, ऑप्शन बी ओवेरी में, ऑप्शन सी वेजाइना में या ऑप्शन डी यूट्रस में। जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है वह किस में पाई जाती है? बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में पूछा गया कि बार्थोलिन ग्लैंड किस में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वेजाइना। वेजाइना में बार्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है और जो बार्थोलिन ग्लैंड का काम होता है वह ड्यूरिंग कोइटस के दौरान जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसके दौरान जो लुब्रिकेशन का काम करता है वह बार्थोलिन ग्लैंड करती है। लुब्रिकेशन का काम बार्थोलिन ग्लैंड करती है।
कोइटस के दौरान या सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान वेजाइना में बार्थोलिन ग्लैंड के द्वारा कोइटस के दौरान जो लुब्रिकेशन होता है वह प्रोवाइड करती है बार्थोलिन ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसमेकर ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इज, यानी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का पेसमेकर किसे बोला जाता है? ऑप्शन ए ट्यूबल ओस्टिया को, ऑप्शन बी एसए नोड, ऑप्शन सी एवी नोड या ऑप्शन डी प्रकंजे फाइबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेसमेकर ऑफ यूट्रस, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन या यूट्रस के बारे में पूछा गया कि पेसमेकर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्यूबल ओस्टिया। ट्यूबल ओस्टिया को पेसमेकर ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। और जो एसए नोड है वह हार्ट का पेसमेकर कहलाता है। हार्ट का पेसमेकर पूछे तो वह होता है एसए नोड। और जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो का पेसमेकर पूछे तो वह होता है ट्यूबल ओस्टिया। और एवी नोड और प्रकंजी फाइबर भी ये हार्ट के ही पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लामेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज, यानी फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एंडोमेट्राइटिस, ऑप्शन बी वेजाइनाइटिस, ऑप्शन सी सर्विसाइटिस, ऑप्शन डी सल्पिंजाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, यानी फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है? इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब के बारे में पूछा गया है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस क्लास में लिए गए हैं। और जितना ज़्यादा हो सके इतने क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करेंगे हम एग्ज़ाम से पहले। तो क्लास रेगुलर रहते रहें। तो इसका राइट आंसर है इन्फ्लामेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब का सल्पिंजाइटिस। सल्पिंजाइटिस को ही इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है। सल्पिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब सल्पिंजाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन सी ईस्ट्रोजन या ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है वह ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यह क्वेश्चन सफ्दरगंज का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें आया हुआ है। सफ्दरगंज के एग्जाम में 2018 में हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन होता है जो कि ये ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन्स होता है वह गोनेडोट्रोपिक जो सेल्स होती है उसके द्वारा रिलीज होता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए गोनेडोट्रोपिन, ऑप्शन बी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी गोनेडोट्रोपिन एंड ईस्ट्रोजन, ऑप्शन डी गोनेडोट्रोपिन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए? मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो गोनेडोट्रोपिन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है ये कंबाइन रूप से मेंस्ट्रुअल साइकिल करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेनोमेना ऑफ मिटल्स मर्ज इंडिकेट। मिटल्स मर्ज किसको इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए मेंस्ट्रुएशन को, ऑप्शन बी ओव्यूलेशन, ऑप्शन सी इम्प्लीमेंटेशन या ऑप्शन डी फर्टिलाइजेशन। तो मिटल्स मर्ज बोला जाता है जो कि
वन साइडेड जो लोअर एब्डोमेन होता है उसमें पेन होता है पेल्विक रीजन में। और यह कब होता है, तो यह होता है ओव्यूलेशन के दौरान। जो मिटरस्मर्ग जो साइन होता है वह इंडिकेट करता है कि ओव्यूलेशन होने वाला है, और यह कुछ घंटे में सबसाइड हो जाता है। और कुछ कुछ घंटों में यह सबसाइड हो जाता है ओव्यूलेशन, और यह कभी कभी 2 से 3 दिन भी लगभग बना रहता है। और ओव्यूलेशन कब होता है, तो वह होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन में। 14वें दिन में ओव्यूलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और मिटरस्मर्ग बोलते हैं। यह लोअर एब्डोमेन में पेन होता है पेल्विक रीजन में ओव्यूलेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। ऑप्शन ए मिडवे बिटवीन 7th एंड 8th डे ऑफ ओव्यूलेशन, ऑप्शन बी इमीडिएटली आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ मेंसेस, ऑप्शन सी 14 डे आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, या ऑप्शन डी 7 डे डे बिफोर नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड। यानी बेस्ट टाइम पूछा गया है प्रेगनेंसी के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए जो बेस्ट टाइम होता है वह कौन सा होता है। तो ओव्यूलेशन 14वें दिन में होता है, तो बेस्ट टाइम यही होएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी। 14वां दिन होता है ओव्यूलेशन का, उस दौरान ही प्रेग्नेंट हो सकता है ओव्यूलेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ द फीमेल एग इज टर्म्ड, यानी वह प्रोसेस क्या कहलाती है जो कि फीमेल एग मैच्योर होता है। प्रोसेस क्या कहलाती है मैच्योरेशन ऑफ द फीमेल एग। फीमेल एग की जो ओवम होता है उसको मैच्योर होने की प्रोसेस क्या कहलाती है। ऑप्शन ए स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन बी oogenesis, ऑप्शन सी आर्चियोजेनेसिस, या ऑप्शन डी ओव्यूजेनेसिस। यह प्रोसेस क्या कहलाती है फीमेल एग की मैच्योरेशन। फीमेल एग का मैच्योर होना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी oogenesis। oogenesis कहलाता है फीमेल एग का मैच्योर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्चार्ज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज रेफर्ड एज, यानी ओवम का ओवरी से डिस्चार्ज होना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए मैच्योरेशन, ऑप्शन बी ओव्यूलेशन, ऑप्शन सी प्रोलिफरेशन, या ऑप्शन डी निडेशन। यानी जो ओवम होता है फीमेल ओवम होता है वह ओवरी से रिलीज होता है, और यह जो प्रोसेस होती है वह क्या कहलाती है, ओवरी से ओवम का रिलीज होना या डिस्चार्ज होना, यह क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को ही ओवरी से ओवम में डिस्चार्ज होना कहलाता है, वह है ओव्यूलेशन, और यह होता है 14वें दिन। लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन द फर्टिलाइज्ड ओवम नाउन एज एम्ब्रियो, यानी फर्टिलाइज्ड जो ओवम होता है वह एम्ब्रियो कब माना जाता है कि वह एम्ब्रियो है, या इसको हिंदी में भ्रूण बोलते हैं एम्ब्रियो। ऑप्शन ए 0 से 8 वीक का जो पीरियड होता है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, ऑप्शन बी 12 से 24 वीक, ऑप्शन सी 0 से 12 वीक, या ऑप्शन डी 8 से 32 वीक। तो फर्टिलाइज्ड जो ओवम होता है वह एम्ब्रियो कब जाना जाता है, फर्टिलाइज्ड ओवम को एम्ब्रियो कब बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 0 से 8 वीक का जो पीरियड होता है वह एम्ब्रियोनिक पीरियड कहलाता है। फर्टिलाइज्ड ओवम यानी प्रेगनेंसी होने के बाद 0 से 8 वीक का जो पीरियड होता है वह एम्ब्रियोनिक पीरियड कहलाता है। और जो 8 वीक के बाद से लेकर जो 8 वीक के बाद से लेकर 8 वीक से लेकर डिलीवरी तक इसको फिटस बोला जाता है। 8 वीक से लेकर
8 वीक से डिलीवरी तक का जो पीरियड होता है वह फीटस कहलाता है। और जो बर्थ से लेकर 4 वीक का जो पीरियड होता है उसको बोला जाता है नियोनेटल पीरियड। और 4 वीक से 1 साल तक का बच्चा या बर्थ से लेकर 1 साल तक का बच्चा क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है इन्फेंट। 1 साल तक का बच्चा इन्फेंट कहलाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस क्लास में इंक्लूड किए गए हैं। तो आई होप आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी है। इसमें गायनोकोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए थे। तो कल आपसे वापस मिलते हैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सेशंस के साथ। तो आपको यह क्लास कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल नर्सिंग हट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।